आज के मेहमान हैं सर्वेंद्र श्रीवास्तव, जो हमारे आपके सवालों के जवाब देंगे और सीधे चलते हैं उनके पास और समझने की कोशिश करते हैं। मार्केट इस समय 123 पॉइंट नीचे निफ्टी और 423 पॉइंट नीचे बैंक निफ्टी। सर्वेंद्र जी नमस्कार। मार्केट की वीकनेस कंटिन्यूड, क्या रुख है इस समय? नहीं देखिए नीरज जी, आपको तो मालूम ही है हमारा आपका मोटा मोटा व्यू इस साल का तो मालूम ही है कि भाई पहला क्वार्टर में तो रिस्क है ही, और हम जनवरी से ही लोगों को वार्न कर रहे हैं जब 22,100 के आसपास था बाजार की भाई देखिए बहुत ज्यादा 22,300 22,350 के ऊपर जाके टिक नहीं पाएगा। गया एक आध टिक के लिए तो गया, तो लेकिन वो भी नहीं गया एक्चुअली। सो थॉट वही है कि भाई 22,300 350 के ऊपर बहुत ज्यादा जा नहीं पाएगा, अभी भी थॉट यही है। और एक बार तो बाजार 20,000 100 की तरफ फिसलेगा, और 20,000 का जो साइकोलॉजिकल आंकड़ा है आई थिंक वो हम भी सोच रहे हैं कि कहीं ऐसा सपोर्ट होल्ड करना चाहिए। बट देखते हैं। सो एज एंड व्हेन द स्टोरी डेवलप्स हम तो पल्स पे हैं, और थॉट यही है कि भाई इस समय ऊपर में बिकवाली है और ऊपर में संभल के रहें। जो जो थोड़े से कंजर्वेटिव पैसिव प्लेयर्स हैं वो थोड़ा सा ड्राई पाउडर कैश बना के रखें। एग्रेसिव वाले जो लोग हैं वो थोड़े से एग्रेसिव स्ट्रैटेजी साइड की भी देख सकते हैं। सो आई थिंक रुझान यही रहेगा कि निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में वीकनेस और रहेगी अभी 1 से 2 महीना। निफ्टी बैंक निफ्टी में थोड़ी कमज़ोरी अभी भी रहेगी 1-2 महीना, इसलिए ड्राई पाउडर यानी कैश बचा के रखें, मौके मिलने पर उसको डिप्लॉय करें। चलिए फटाफट कुछ सवाल ले लेते हैं। हमारे साथ पहला सवाल पूछने के लिए राजेश लखनऊ से जुड़ गए हैं। राजेश जी नमस्कार, पूछिए। हाँ नमस्कार नीरज सर, मेरे 2 क्वेश्चन थे सर, एक आपसे था एक सरवेन जी से था। हाँ पूछिए। सर आपसे तो क्वेश्चन ये था कि प्रीवियस कई सालों से देखा है कि जब जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ते हैं इकोनॉमी में स्लो डाउन आता है, भले ही टाइम लगे साल 1.5 साल का। ये सर इस बार कुछ चेंज हो रहा है पैटर्न। और दूसरा सवाल सरवेन जी से था। सरवेन जी कह रहे हैं कि अब अंडर परफॉर्मेंस जो है रिवार्ड होगी और आउट परफॉर्मेंस पनिश्ड होगी। तो मेरे पास केआरबीएल का शेयर है जो कि रैली में बिल्कुल नहीं चला है। क्या इसमें सर उम्मीद रखूं? सरवेंद्र जी पहले आप दे दीजिए जवाब। केआरबीएल क्या करना चाहिए इनको? नहीं देखिए, भावनाओं को समझिए। ब्रॉड थीम दी थी कि यूजुअली जब बड़े टॉप बनते हैं उसमें लास्ट लेग में कैचअप होता है, अंडर परफॉर्मेंस पार्टिसिपेट करती है। तो इसका ये मतलब नहीं कि सारे 100 के 100 अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक्स पार्टिसिपेट कर जाएंगे। 60-70% ऑलरेडी कर चुके हैं। तो जो नाम नहीं चले थे, आप देखिए जो जिस तरह के फ्लेवर अभी आए, पेनी स्टॉक्स, पीएसयू जो लैग कर रहे थे वो सारे चल चुके हैं। तो मैं पीएसयू के फ्लेवर को ही पकड़ के चल रहा हूँ कि पीएसयू वाज अंडर परफॉर्मिंग, उसने सारा कैचअप कर लिया है। अब एक 2 नाम इंडिविजुअल कैचअप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे ये कहना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। बट आई थिंक कि अब तो ऑलरेडी मोस्टली द टॉप इज इन प्लेस, तो अब यहाँ से बहुत ज्यादा चीजें उतनी चल नहीं पाएंगी। बट यस, केआरबीएल के केस में आप ये जरूर बोल सकते हैं कि भाई अगर एक बाउंस आया तो इसको तकरीबन 375 380 तक ले जा सकता है। उससे ज्यादा मुझे अभी इसमें विजिबिलिटी नहीं है। 375 380 तक जा सकता है, उससे ज़्यादा विजिबिलिटी नहीं है। तो ये है आपका केआरबीएल पे जवाब। दूसरा सवाल आपने मुझसे पूछा कि ब्याज दरें बढ़ती हैं तो मंदी आ जाती है, रिसेशन। इसको समझिए राजेश जी, ब्याज दर क्यों बढ़ाई जाती है? जब से महंगाई बहुत बढ़ने लगती है इकोनॉमी में तो उसको रोकने के लिए ब्याज दरें बढ़ाई जाती हैं। आरबीआई का काम है लिक्विडिटी मैनेज करना। तो ज़्यादा सिस्टम में लिक्विडिटी है तो महंगाई बढ़ेगी, उसको कम कर देते हैं ब्याज दर बढ़ा करके। लेकिन ये सीधा कोरिलेशन नहीं है कि ब्याज दर बढ़े तो मंदी ही आ जाए, ऐसा ज़रूरी नहीं होता। रन रेट यानी दर को कम करने के लिए ये किया जाता है। हाँ, ग्रोथ को स्लो इन किया जाता है, लेकिन स्लो से एकदम से रिसेशन आ जाएगा ये भी कहना बिल्कुल ठीक नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, ब्याज दरें घटने और बढ़ने का सीधा संबंध जो है महंगाई को कंट्रोल और ग्रोथ रेट होता है। अगर ग्रोथ रेट बहुत नीचे जाने लगेगी तो तुरंत रेट कट शुरू हो जाते हैं। अमेरिका में आपने देखा होगा ये मांग शुरू होने लगी थी कि रेट कट जल्दी करें, मार्च में ही कर दें। लेकिन वहाँ की ग्रोथ रेट स्लो इन नहीं हो रही है। वहाँ के आप जीडीपी को देखें या दूसरे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स देखें तो ऐसा लग नहीं रहा कि वो रिसेशन में जा रहे हैं या बहुत तेज़ी से स्लो हो रहे हैं। इसलिए रेट कट की जल्दी नहीं है, पहले इन्फ्लेशन मैनेज करना है। लाइकवाइज इंडिया में यहाँ पे भी हमारी ग्रोथ रेट अच्छी चल रही, मेंटेन चल रही है। महंगाई, फूड इन्फ्लेशन, जो हमारा फूड इन्फ्लेशन है वो स्टिकी है और वो ऊपर साइड में है, इसलिए रेट कटने की भी संभावना कम लग रही है और बहुत सारे फैक्टर्स उस पर प्ले होते हैं। तो डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं है कि जैसे ही दर बढ़ेगी तो रिसेशन आ ही जाएगा, ज़रूरी नहीं है। लेकिन बहुत देर तक अगर ऊंची ब्याज दरें रखी जाती हैं तो
तो ये संभावना बनती है, लेकिन आजकल के सेंट्रल बैंक्स और इकॉनमी इतनी सेंसिटिव है कि वो मंदी नहीं चाहेंगे, क्योंकि मंदी ज़्यादा बुरी चीज़ है इन्फ्लेशन के मंदा में। इन्फ्लेशन ग्रोथ का सिंबल है, इसलिए एक बार अब इन्फ्लेशन बर्दाश्त कर सकते हैं लेकिन मंदी बर्दाश्त नहीं कर सकते आप, तो इसलिए मंदी को रोकने के लिए ये तमाम उपाय किए जाते हैं। चलिए खैर, ये तो जवाब था राजेश जी ने जो सवाल पूछा था। सरवेन जी, एक सवाल अंबर एंटरप्राइजेस पे है। स्टॉक आज 11% नीचे है, नतीजे खराब थे, तगड़ी पिटाई हो रही है, 3697 पे आ गया, और क्या लगता है इसमें? नहीं देखिए, थोड़ा थिनली ट्रेडेड शेयर है तो उतने बढ़िया, थोड़ा सा ज्यादा थिनली ट्रेडेड है तो थोड़ा सा हाई रिस्क एलिमेंट में चला जाता है, क्योंकि आपको निकलते वक्त और घुसते वक्त बेसिस पॉइंट्स ट्रेडिंग के समय ज्यादा देने पड़ेंगे। देखिए, ये गिरावट तो बहुत शार्प आ गई है, इसमें नो डाउट है, और आई थिंक इस तरह की अब डिसअपॉइंटमेंट्स आती रहेंगी, क्योंकि अब आपके पास मार्जिन ऑफ एरर कहीं पे भी ज्यादा नहीं है। अगर आपके जरा भी नंबर इधर उधर हुए तो मार्जिन ऑफ एरर बिल्कुल नहीं है। आई थिंक सब कुछ प्राइस इन है, या ज्यादा सब कुछ से ज्यादा प्राइस इन है। तो थॉट यही है कि मुझे लग रहा है कि भाई 4500 का हाई तो मेरे ख्याल से यहाँ पे भी लग गया है, अब उसके ऊपर नहीं जा पाएगा, तो मतलब बाउंसेस ही आएंगे अगर आए तो। और अभी इमीडिएटली अगर आप देखें तो 2022 के लेवल्स के ऊपर ब्रेकआउट करके बैठा था, तो आई थिंक इमीडिएट बेसिस पे मैं देखूं तो ये लेवल्स थोड़े सपोर्ट एरियाज के आसपास रहेंगे शॉर्ट टर्म। तो यहाँ से 3500 3600 के आसपास आपको एक बाउंस मिल गया तो मैक्सिमम 4100 4200 जाएगा, और बाद में आके आपको ये 3500 के लोड टूटते हुए दिखने चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो अगर किसी के पास है तो उछालों में निकलने की कोशिश करें और नेक्स्ट 15-20 दिन में इसमें से एग्जिट करने की कोशिश करें। उछालों में बेचने की राय अंबर एंटरप्राइजेस में। चलिए सरवेन जी रुकिएगा, बातचीत करते हैं स्कॉट्स कोवोटा के मैनेजमेंट से। कंपनी के तीसरी तिमाही के नंबर अच्छे आए, कुल आमदनी तो 2% बढ़ी, लेकिन मुनाफा काफ़ी बढ़िया 58% का उछाल देखने को मिला। एबिटा यानी ऑपरेटिंग नंबर 66% बढ़ के आए, और मार्जिन भी इम्प्रूव हुआ है। बातचीत करेंगे कंपनी के होल टाइम डायरेक्टर और CFO भरत मदान जी से। मदान सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर। नंबर काफ़ी स्ट्रॉन्ग आपने इस क्वार्टर में पेश किए हैं, लेकिन एक स्पेस जो ट्रैक्टर वाला है सर, वहाँ पे कमज़ोरी लगातार देखने को मिल रही है, क्या कारण है इसके? हाँ जी, अभी आप देखिए, अगर पिछले कुछ महीनों में रूरल मार्केट थोड़ा स्ट्रेस में है, बस जो मानसून है वो थोड़ा इरेगुलर था इस बार FY24 में, और इसके वजह से रबी की जो सोइंग भी थी वो थोड़ी डिलेड रही, तो उसके कारण से पिछले 1-2 महीने से जो मार्केट है थोड़ा वो प्रेशर में है। तो जनवरी में भी हमने देखा इंडस्ट्री जो है वो 15% ड्रॉप हुई थी, हमारे वॉल्यूम भी 7% के आसपास ड्रॉप हुए थे। तो ओवरऑल जो साउथ और वेस्ट की मार्केट है वहाँ पे हमें ज़्यादा प्रेशर देखने को मिल रहा है, बिकॉज वहाँ पे डिपेंडेंस रेनफॉल पे काफ़ी ज़्यादा इरिगेशन के लिए, वहाँ पे इंडस्ट्री काफ़ी डीग्रो हुई है, ऑलमोस्ट 50% डीग्रोथ है कुछ मार्केट्स में, तो उसकी वजह से ओवरऑल इंडस्ट्री इम्पैक्ट है। बट नॉर्दर्न सेंट्रल इंडिया की मार्केट जो है अभी काफ़ी पॉजिटिव दिख रही है, और हमारा जो मेन स्कॉट्स का देखा जाए तो मार्केट शेयर स्ट्रॉन्ग मार्केट जो है हमारी नॉर्थ सेंट्रल इंडिया में ही है, इसलिए जो इंडस्ट्री का डिक्लाइन दिख रहा है, लेकिन हमारा इम्पैक्ट इंडस्ट्री के कंपैरिजन में काफ़ी कम रहेगा, जैसे हमने जनवरी में भी देखा। एक और सर जो आजकल बड़ा हाई ग्रोथ सेगमेंट माना जाता है रेलवे वाला, वहाँ पे भी हमने देखा 17-18% की वीकनेस आई रेवेन्यू में। रीज़न यहाँ मतलब दो जो सबसे ज़्यादा ग्रोथ वाले सेक्टर, वहाँ पे वीकनेस दिख रही है। तो रेलवे में क्योंकि हमारी ऑर्डर बुक काफ़ी स्ट्रांग है, हमारा 900 करोड़ से ऊपर की ऑर्डर बुक है, लेकिन जो उनका एग्जीक्यूशन है वो डिपेंड करता है उसमें क्या आपका डिलीवरी शेड्यूल है ऑर्डर्स में, तो इसलिए क्वार्टर टू क्वार्टर वेरिएशन हो सकती है उसमें। जैसे हमारा फर्स्ट क्वार्टर काफ़ी स्ट्रांग गया था, ऑलमोस्ट 300 करोड़ की रेवेन्यू थी, जो अभी Q3 में हमारी 205 करोड़ की रेवेन्यू है, तो ओवरऑल पॉजिटिव सेंटीमेंट्स है। तो ग्रोथ का जो मोमेंटम है रेलवे में कंटिन्यू रहेगा, गिवन जो हमारी अभी गवर्नमेंट का भी बजट देखें तो काफ़ी फोकस है रेलवे पे, तो इसलिए हमें वो कंसर्न नहीं है। हाँ, क्वार्टर टू क्वार्टर वॉलिटिलिटी हो सकती है, बस वो डिपेंड करेगा कितने ऑर्डर किस क्वार्टर में एग्जीक्यूट होते हैं, बट ओवरऑल ऑन एनुअल बेसिस ऑब्वियसली ग्रोथ मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा रेलवे बिजनेस में भी। भरत सर, क्या कमर्शियल सेगमेंट में भी थोड़ी नरमी देखने को मिल रही है? हाँ, ट्रैक्टर इंडस्ट्री की बात करें तो कुछ सेगमेंट है जहाँ पे स्पेशली माइनिंग वगैरह है जहाँ पे थोड़ा स्लो डाउन हुआ है, तो उसकी वजह से भी थोड़ा ट्रैक्टर की डिमांड पे इम्पैक्ट हुआ है। लेकिन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट जैसे परसे की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग काफ़ी अच्छी हो रही है, तो वहाँ तो हमारी 50% से ऊपर की ग्रोथ है एक्चुअली। तो हाँ, हॉले सेगमेंट में आप खोल सकते हैं, कुछ ट्रैक्टर इंडस्ट्री में इम्पैक्ट है, बट कमर्शियल इक्विपमेंट जो है उसमें हमारा बहुत पॉजिटिव मोमेंटम है अभी। ओके भरत सर, क्या गाइडेंस में कोई आप चेंज करेंगे या बरकरार रखेंगे FY24 के लिए? FY24 जो हमने बोला था, पहले हमने 2 से 3% की गाइडेंस दी थी इंडस्ट्री डिक्लाइन की, जो अभी हमें लग रहा है मिड सिंगल डिजिट की हमारी जो स्कॉट्स की जो है मिड सिंगल डिजिट की डिक्लाइन होगी, जो इंडस्ट्री में भी थोड़ा Q4 में ज़्यादा डिक्लाइन देखने को मिल सकता है।
इस टाइम जो फेस्टिव सीजन भी है वो मार्च से शिफ्ट होकर अप्रैल में आ गया है, तो इसलिए मार्च वाला क्वार्टर जो है थोड़ा प्रेशर में रहेगा। बट ओवरऑल 6 से 7% का हमने बोला इंडस्ट्री का जो डिक्लाइन होगा, और उसके कंपैरिजन में कॉस्ट का डिक्लाइन जो है मे बी मिड सिंगल डिजिट के आसपास ही रहेगा। मिड सिंगल मतलब वही 5-6% आपका भी? हाँ जी, 4 से 5% की डिक्लाइन की उम्मीद है हमें भी। अरे भरत सर, ये थोड़ा शायद प्रीमेच्योर होगा, लेकिन मैं कोई मानसून का आइडिया आप लोगों को लगा कि इस साल कैसा रहने की संभावना है? देखिए, जो इनिशियल हमें सुनने में आ रहा था कि एल नीनो इफेक्ट इस FY25 में जाके खत्म हो जाएगा, तो उसकी वजह से मानसून बेटर होना चाहिए और नॉर्मल होना चाहिए। बट आई थिंक अभी काफी टू अर्ली टू कमेंट ऑन दैट। मे बी मार्च एंड अप्रैल बिगनिंग में हमें जो इनिशियल इंडिकेशन मिलेंगे उसके बाद हम बेटर बोल सकते हैं। तो इन्फ्लेशन भी उस पर डिपेंडेंट है, कैसा रेनफॉल रहता है, रूरल रिकवरी कैसे होती है। ओके, तो मतलब FY24 कुल मिला के थोड़ा Q4 खासतौर पे सबड्यूड जाएगा, और अब आगे डिपेंड इस बात पे करेगा कि मानसून कैसा है और खासतौर पर रिलीफ सेगमेंट और बढ़िया से कैसे इंप्रूव होता है। बड़ा सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। या स्कॉट्स, सरवन जी स्कॉट्स में नजर डालिए, कैसा लग रहा है चार्ट पे आपको? देखिए, ओवरऑल तो स्टॉक इस मार्केट के हिसाब से देखें तो आई थिंक हाई टॉप हाई बॉटम्स में और ट्रेंड पॉजिटिव है यहाँ पे। तो लॉन्ग टर्म मीडियम टर्म सेटअप्स के ऊपर चल रहा है। शॉर्ट टर्म में ही ये जो आपकी अभी रेंज बन रही है, वो वही एक मेरे ख्याल से अब एक मोटा मोटी इसमें रेंज बनेगी। मुझे लगता है कि तकरीबन 2650-2700 के आसपास अच्छे सपोर्ट्स हैं, और ऊपर में 3100 3150 के ऊपर में कैप्स लगे रहेंगे, रेजिस्टेंस एरियाज हैं। तो आई थिंक 2650 से 3150 की रेंज है यहाँ पे, फिलहाल बीचों बीच चल रहा है, तो न्यूट्रल रिस्क रिवॉर्ड में है। बट बेटर स्टॉक है कंपेयर टू ओवरऑल जो हम ओवरऑल ब्रेथ देखते हैं बाजार की, उसमें जो चुनिंदा स्टॉक है उनमें ये बेटर है। 2650 के स्टॉप लॉस से अगर किसी को बने रहना है, जिसके पास है वो बने रहे, क्योंकि जिसके पास भी होगा आई थिंक मोटा मोटी प्रॉफिट में ही होंगे अगर 1-3 महीने से होल्ड किया है। ओके, तो ये रहा है कोटा में। अगला सवाल श्रीनिवास हैदराबाद से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। श्रीनिवास जी नमस्कार, सवाल पूछिए सर। Very good morning to you and to entire staff of CNBC. And just let me know, sir, I have some PNB bank at the rate of 101, 5,000 shares. My target is around 200. But not only this, another central bank and Bank of Baroda and everything I'm in profit. Shall I book profit or shall I wait? This is only just temporary bit crashing. ओके, Just clarify. Till my target is till end of elections results. ओके सर, ओके। सरवन जी, श्रीनिवास जी का सवाल ये है कि PNB 5000 शेयर है 101 पर बाबा सेंटर में, सब में एक थोड़ी सी वीकनेस दिख रही है। हालांकि इनका टारगेट PNB में 200 रुपये का है। क्या करना चाहिए? क्या इनका ये लक्ष्य रखना सही है, या इनको अब आपको वीकनेस दिख रही, प्रॉफिट्स निकल जाना चाहिए? और बाकी सरकारी बैंकों पे भी एक सरसरी नज़र डालिएगा, खासतौर पर बाबा सेंट बैंक में। देखिए, पूरा PSU बास्केट का भी फ्लेवर है डेफिनेटली, और जिस तरह का भी ये टारगेट लेके चल रहे हैं, तो मुझे मान के चलना पड़ेगा कि इनका टाइम फ्रेम 18-24 महीने प्लस है। मतलब उससे कम में तो अगर आप ये चीज एक्सपेक्ट करेंगे तो फिर थोड़ा सा गलत हो जाएगा, क्योंकि आप ऑलमोस्ट 60% यहाँ से अपसाइड, 60-70% की अपसाइड आप देख रहे हैं। तो अगर उतनी बड़ी आप अपसाइड देख रहे हैं, तो मैं मान के चल रहा हूँ उनके पास 18-24 महीने का टाइम है, और अगर उनके पास वो टाइम है तो आई थिंक ट्रेड में बने रहे और डिसेंटली इन द मनी है। तो मुझे लगता नहीं कि इनको ज्यादा तकलीफ होनी चाहिए। अपने कॉस्ट के आसपास या उससे थोड़ा सा नीचे, साइकोलॉजिकल 100 मार्क के नीचे अगर एक स्टॉप लॉस लगा के बैठेंगे तो आई थिंक उस टाइम फ्रेम में इनको खड़े रहना चाहिए, इनको होल्ड करना चाहिए ट्रेड। ओके, सो मिस्टर श्रीनिवास, यू कीप ऑन होल्डिंग PNB बट फॉर 18 to 24 months, नॉट लेस दैन दैट। अगला सवाल है मेरे साथ जो जुड़ रहे हैं सोमेश सुथार जालोर से। सोमेश जी नमस्कार, सवाल पूछिए। सर मेरे सर ये शेयर का लिया हुआ है सर 71 शेयर सर, वो 2.5 साल हो गए सर। सेल का? हेलो, हाँ सर, तो इसमें मैं क्या करूँ सर? 2.5 साल में सर अभी वापस लेवल आया था, वापस नीचे आ गया है। और दूसरा किस में लूँ, मेटल में लूँ, टाटा स्टील में या टाटा पावर में लूँ? दोनों में से कौन सा शेयर लूँ दूसरा? ऐसे एक मिनट भाई, आप टाटा में इतने विशेष प्रेम आपको क्यों है? सर ऐसे ही है सर। अच्छा, ऐसा ही है, ओके, कोई बात नहीं। सरवेन जी, पहले तो सेल में बताइए, 2.5 साल हो गए, 132 पे लिया था, अभी तो वहीं उससे 10 रुपये नीचे ही लटका पड़ा है, क्या चक्कर है ये? सर 2.5 साल तो छोड़िए, इसका टॉप जो है 2007-8 का है, तो सोचिए कि किसी के पास वहां से भी होगा। हर तरह के क्लाइंट्स मिलते हैं, हर तरह की चीजें रहती है, तो वहां से भी लोगों के पास होगा, तो उनके तो खैर
भाव से अभी आधा ही है मोटा मोटी, क्योंकि तकरीबन 270 275 के इसके हाईज रहे हैं पहले। देखिए यही जो कैचअप का हम गेम कर रहे थे, तो 25 रुपए वाला ऑलरेडी अब 125 के आसपास आ गया है। काफी अच्छा कैचअप इसने मार्केट को लास्ट अगर आप देखें तो किया है। बहुत ज्यादा मुझे ऑनेस्टली 140 145 के ऊपर नहीं लग रहा है। मतलब आप एक 150 रुपए का एक साइकोलॉजिकल मार्क पकड़ के चले राउंड नंबर, उससे बहुत ऊपर तो अभी फिलहाल नहीं जाएगा। अगर इनके पास 12 महीने से प्लस का होराइजन है तो चाहे तो ट्रेड में बने रहें, बट मेरे हिसाब से उछालों में एक बार निकले, इनको वापस इस साल में एक बार 100 105 के आसपास लेने मिलेगा तो दोबारा एंट्री करेंगे तो कॉस्टिंग अच्छी हो जाएगी और थोड़ा प्रॉफिट ऊपर में बुक किए रहेंगे तो भी इनके लिए अच्छा रहेगा। अच्छा, दूसरा, इनको टाटा स्टील या टाटा पावर में खरीदारी करनी चाहिए क्या? अरे देखिए नीरज जी, ये तो हमने बात की हुई है कि बाय कॉल के लिए 1 से 2 महीने तो एटलीस्ट वेट करेंगे। मार्केट कुछ सिग्नल्स दे दे कि हाँ भाई कुछ बेसेस बन गए हैं, तब फिर हम जाके बाय साइड के स्टॉक्स ढूंढना शुरू, मतलब स्टॉक्स तो हैं, उसके बाद हम वो कॉल्स देना शुरू करें। फिलहाल आई थिंक अवॉइड, नया इन्वेस्टमेंट अवॉइड। न्यू इन्वेस्टमेंट के लिए फ़िलहाल रुकना चाहिए, थोड़े दिन तक अभी रुकें, उसके बाद इसमें देखा जाएगा। सरवन जी, MCX 6.5% नीचे है। इसके रिजल्ट्स आए थे और ऑपरेशनली रिजल्ट बहुत अच्छे नहीं थे, इसीलिए बाजार ने इसको लाइक नहीं किया। 250 रुपये नीचे, 35.90। क्या राय बनती है आपकी? देखिए बहुत बढ़िया चल चुका है। 1200 वाला ऑलमोस्ट 3600 हुआ तो आपका 3 गुना पैसा यहाँ हो चुका है, और ऑन द बैक ऑफ बहुत सारा कमोडिटीज में एक्शन हुआ था। गोल्ड सिल्वर पीछे बहुत चले थे, गए साल में बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए थे तो वॉल्यूम्स थे। अब आप देखिए कि गोल्ड सिल्वर क्रूड सब रेंजेस में फंसे हुए हैं लास्ट 3-6 महीनों में। तो मे बी आई थिंक वो भी एक कारण है यहाँ पे कि आई थिंक अब फ्लेवर वापस इक्विटी मार्केट का रहा, मिड कैप का रहा, तो कमोडिटीज को लोगों ने निगलेक्ट किया। बट देखिए वो बिजनेस इनका अच्छा हो जाएगा। मेरे हिसाब से गोल्ड सिल्वर का दिन आने वाला है। इस करेक्शन के बाद फिर वो ऊपर ही के ब्रेकआउट होंगे, ऐसा मेरा मानना है। और हमने 2-3 साल पहले भी यही बोला था कि गोल्ड सिल्वर में तेजी है और ये चलेंगे। 3-4 साल 5 साल की तेजी है दोनों में। तो फिलहाल स्टॉक प्राइस में तो ये है कि भाई 3000 के आसपास अच्छे सपोर्ट्स हैं। अब क्योंकि इतना चला है तो 3000 के आसपास अच्छे सपोर्ट्स हैं। किनके पास पुराने ट्रेड्स हैं, नीचे के भाव से हैं, तो ट्रेड में बने रहें। नया तो यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड नहीं निकल रहा है इसमें, सो नई तो कोई यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड नहीं बन रही, बट जिनके पास है वो 3000 के स्टॉप लॉस से बने रहे। सरवन जी, फार्मा में एक बड़ा सपोर्ट मिल रहा है। देखिए आप, हालांकि नतीजों पर रिएक्शन है जाइडस लाइफ का, डिवीज लैब का, डॉक्टर रेड्डीज, मेट्रोपोलिस, बहुत सारी कंपनी हैं जो फार्मा में पिछले कुछ दिनों से हम लोग देख रहे हैं सपोर्ट ले रहे हैं। क्या फार्मा में कोई स्टॉक आपको दिखता है जो इस समय लोग लॉन्ग ट्रेड ले सकें? देखिए ब्रॉड थीम तो मैं बता ही दूं कि हम थॉट यही लेके चलते हैं कि यूजुअली गिरते मार्केट में डिफेंसिव्स में जो है आउट परफॉर्मेंस रहती है। कई बार निफ्टी से ज्यादा चलते हैं और रियल टर्म्स में भी चल जाते हैं। तो आई थिंक फार्मा और आईटी में डेफिनेटली आउट परफॉर्मेंस रहेगी, ऐसा मेरा मानना है 3 से 6 महीने के लिए। बट जैसे मैंने बोला, लॉन्ग ट्रेड्स तो नहीं देना चाहूंगा, बट आउट परफॉर्मेंस डेफिनेटली दोनों स्पेस में रहने की पूरी गुंजाइश है। इट्स अ रेगुलर अफेयर, मतलब बहुत रेगुलरली आप देखेंगे कि गिरते हुए मार्केट्स में एफएमसीजी, फार्मा और आईटी ये आपको आउट परफॉर्म करते दिख जाएंगे। ओके, ये आउट परफॉर्म करते हुए दिख जाएंगे। आज अडानी ग्रुप में भी काफ़ी वीकनेस है, 1% सारे स्टॉक्स नीचे आए हुए हैं और नए ज़माने वाले स्टॉक्स में थोड़ी तेज़ी है। सुवेन फार्मा, एक और फार्मा वाला, देखिए यहाँ पे भी 2% मजबूती, 637 पे ट्रेड कर रहा है। और ब्लू स्टार में, अच्छा नहीं, ब्लू स्टार छोड़िए, एक ग्रासिम में क्या हो रहा? शुक्रवार को बहुत बड़ी गिरावट थी बाजार में, लेकिन ग्रासिम उस दिन जो 100 रुपये चला था, आज फिर ऊपर है, 2184 है, 2200 रुपये तोड़ने के लिए तैयार हो रहा है। क्या हो रहा है ग्रासिम में? देखिए ग्रासिम उसी छोटी पॉकेट में से है जो निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहा है, और जब तक ये आउट परफॉर्मेंस चल रही है या उसमें कोई रिवर्सल के चांस नहीं दिख रहे हैं, आई थिंक थॉट यही रहेगा कि जिनके पास है वो बने रहें। मे बी नए समीकरण अब इतने ऊपर से ओवरबॉट लेवल्स पे नहीं निकलेंगे, बट आई थिंक जिनके पास है वो 2000 के आसपास, 2000 के हल्का सा नीचे एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड में बने रहना चाहिए। जब तक ये आउट परफॉर्मेंस चल रही है तब तक जितना जूस बाकी है 1 से 3 महीना, उसको भी चाहे तो इन कैश करने की कोशिश करें। प्रवीण प्रजापति पूछ रहे हैं कि क्या ये सही समय है यस बैंक खरीदने का? सर्वेन देखिए जी बहुत बड़ी इसकी रेंज बनी हुई थी और मैं हमेशा इसमें बोलता था कि भाई इसकी 5 रुपए से 25 रुपए तक की रेंज थी, उसका ब्रेकआउट हो गया है। तो मेरे पास और अपर एंड के आप क्लियर कट ब्रेकआउट है, तो आई थिंक अब यही मान के चलिए कि 22-25 पे तो अच्छे सपोर्ट्स रहेंगे। और जो भी इसके इंटरनल कारण हो, ओवरऑल मार्केट से थोड़े बेटर सेटअप्स हैं। जब इतनी बड़ी रेंज 4-5 साल की निकलती है तो आप उसको शक शुबा नहीं करेंगे, लॉन्ग रहने की कोशिश करेंगे।
तो लेने के रेट तो मेरे हिसाब से 22-26 रुपए के आसपास आएंगे। अभी इतने बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड नहीं है। 22-26 किसी कारण से आए उस रेंज में, तब आप लीजिए। 22 से 26 के बीच में। अच्छा सरवन जी, एक सवाल और, निफ्टी 21,666 पर है इस समय, जी 21,500 क्या क्या इंपॉर्टेंस है चार्ट में, कुछ है क्या? बिल्कुल, आज से एक तो राउंड फिगर का सपोर्ट था, और आज से लास्ट गए वीक में आई थिंक मोटा मोटी लेवल्स भी वही 21,500 के आसपास निकल रहे थे। निफ्टी के 21,550 के आसपास आ रहे थे। बट क्या होता है कि जो टेक्निकल इंडिकेटर्स होते हैं वो थोड़ा सा हमेशा प्राइस को ट्रेल करते हैं, तो वो लेवल्स थोड़े ऊपर आ गए, 21,650 के आसपास आ गए। बट फिर भी मैं मान के चलूंगा 21,500 टू 21,650, जो मैंने अभी लास्ट शो में ही बोला था कि वो एक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग सपोर्ट रह सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो आप ये मान के चलिए 21,500 से लेके 22,100 22,200 तक की एक रेंज बनी हुई है। अगर जब तक वो रेंज है तब तक शायद मार्केट उस रेंज को रिस्पेक्ट करेगा, और वीकनेस आपको 21,500 के नीचे आती हुई दिखनी चाहिए। जब तक वो इंटैक्ट है तब तक ट्रेडिंग बाउंसेस वहां से आते रहेंगे। ओके, सुरेश अग्रवाल के पास चलते हैं लखनऊ। सुरेश जी नमस्कार। सुरेश जी आवाज आ रही है आपको? नहीं, सुरेश जी की आवाज, सुरेश जी आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है भैया जी। पूछिए सर, सवाल पूछिए सर। ये हमारे पास ये SW सोलर 450 है 378 के हिसाब से। और दूसरा है छोला इन्वेस्टमेंट फाइनेंस, पुराना है हमारे पास, 350 है 200 रुपए के रेट से। अब इसमें क्या करना चाहिए? क्या मन क्या कर रहा है करने का? हमें मतलब जो है लॉन्ग टर्म है, हमें कोई अभी जरूरत नहीं है। आप रुक भी सकते हैं, हम अगर प्रॉफिट बुकिंग वाला हो तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, रुकने का होगा हम 6 महीना रुक भी सकते हैं। बताइए सरवेन जी, चोला इन्वेस्टमेंट तो बहुत सही इन्होंने लिया, 200 पे लिया है, 1100 हो चुका है, 6 महीने रुक भी सकते हैं। और SW सोलर इन्होंने 378 पे लिया है, और उसमें भी जो है इनके पास समय है, और ट्रेड भी बढ़िया बैठ गया इनका, 588 चल रहा है। क्या करें दोनों में? देखिए, चोला में तो मैं इनको बोलूंगा कि अगर 1/3 बेच लेंगे तो इनका रिमेनिंग क्वांटिटी ऑलमोस्ट इनकी फ्री हो जाएगी। फिर इसको जैसे बोल रहे हैं कि भाई मुझे कोई चिंता नहीं, मैं लॉन्ग टर्म होल्ड करना चाहता हूँ, जब उस तरह की आप थॉट लेके चलते हैं तो आप थोड़ा कैपिटल निकाल लेंगे तो फिर आपकी चिंता पूरी खत्म हो जाएगी। 1/3 बेचने के बाद आपका मोस्टली ये पूरा स्टॉक आपका जो रिमेनिंग है फ्री हो जाएगा, फिर आप उसमें बने रहें, कैपिटल आपकी बाहर आ जाएगी। और जहां तक रही SW सोलर की बात, देखिए थिनली ट्रेडेड स्टॉक है और गैप टू गैप में चलता है, थोड़ा D2T में भी रहता है। मैं देख रहा हूँ सर्किट्स लगे रहते हैं, अप डाउन दोनों तरफ इसने किया हुआ है। बट फिलहाल ये ट्रेंड बहुत अच्छा चला है 300 रुपए से 600 रुपए तक का, तो इसमें शक करने का अभी कोई गुंजाइश नहीं है। थॉट यही है कि भाई चल सकता है ये, और तो यहाँ पे ट्रेड में बने रहें। बट ध्यान रखें यहाँ पे एक मेरे हिसाब से 535 के नीचे 534 पे एक स्टॉप लॉस भी रखें मेरे हिसाब से, तो इनके लिए अच्छा रहेगा। ओके, ये राय बनती है चोला और SW सोलार पे। सरवन जी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। और इस बीच एडवांस डिक्लाइन आप देखिए, हर 1-2 शेयर बढ़ने वालों के सामने लगभग 9 शेयर कमज़ोर हैं। मिड कैप इंडेक्स 850 पॉइंट नीचे है, अच्छी खासी बिकवाली देखने को मिल रही है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद आप देखिए खिलाड़ी नंबर 1। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।